चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने वो हेरिडिटी पॉल्यूशन वाला पार्ट खत्म कर दिया था, क्वेश्चन आंसर्स। एक लास्ट चैप्टर एनवायरनमेंट है ना, उसका नोट्स दे रहा हूँ आप लोग को, उस नोट्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए बाकी पीछे पास कर दो, मिल गया सबको। हो गया। ये जो गर्मा गर्म नोट्स लॉगिन करवा दिया है, ठीक है। जो ऑनलाइन है मैं नोट्स शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, है ना, उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ कभी आओगे तो हार्ड कॉपी ले लेना, ठीक है। तो ले लेंगे। स्टार्ट करें, ठीक है। चैप्टर का नाम है और एनवायरनमेंट, है ना। क्या होता है एनवायरनमेंट का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? और सराउंडिंग की और बायोडायवर्सिटी। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या मतलब, किस चीज का डाइवर्सिटी? हाँ, इकोसिस्टम। और एनवायरनमेंट मतलब आसपास का सराउंडिंग। इकोसिस्टम तो आप पूरा सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आप खुद भी आ रहे हैं। बट जब मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब उसकी सराउंडिंग। और उसकी सराउंडिंग में दोनों टाइप की चीजें होंगी प्रेजेंट, दैट इज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, जिसको अपन बायोटिक एंड एबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन मैंने एनवायरनमेंट की लिखी हुई है, देखना। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, आप लोगों को दिख रहा है नोट्स, वंशिका एंड अनीश ग्रुप में डाला है मैंने नोट्स। हाँ, the environment includes our physical surroundings like air, water bodies, soil, फिर उसमें land and all the organisms such as plants, animals, human beings and microorganisms like bacteria and fungi, जिसको अपन decomposers बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपके उसमें इंक्लूड होगा। नॉट जस्ट लिविंग बीइंग्स हमारे सराउंडिंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी सराउंडिंग में आएंगे, ठीक है। मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक दो। The combination of all the physical and the biological conditions affecting the responses of living organisms is called environment। एक और डेफिनेशन हो गया। ये दो लाइन का डेफिनेशन है, और अगर कोई पूछता है कि व्हाट डज एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ, ऊपर की तीन लाइन, ठीक है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फिजिकल मतलब आपके वो नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, एंड बायोलॉजिकल सारे लिविंग बीइंग्स, which affects the response of a living organism, ठीक है। एनवायरनमेंट हमारे लिए ही होता है ना, मतलब और कोई नॉन लिविंग तो कोई एनवायरनमेंट की बात नहीं करते हैं, तो अपने एनवायरनमेंट की बात करते हैं बिकॉज उससे हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। The waste materials produced by the various activities of man and animals are poisonous to some extent and can be divided into two main groups। अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट दो टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है या नहीं, मतलब क्या वो वेस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिकम्पोज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंगली दो टाइप के वेस्ट हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, इसका डेफिनेशन पढ़ेगा सभी। Substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable, ठीक है। ऐसे substances जो
बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से, यानी कि कोई लिविंग बीइंग्स है जैसे आपके डिकम्पोजर्स हो गए, वो अगर उसको डिकम्पोज कर पा रहे हैं उस वेस्ट को, देन दैट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बट आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो भी स्पेसिफिक एक्शन के होते हैं। ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर टाइप के वेस्ट को डिकम्पोज कर देंगे, वो प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दे वोंट बी एबल टू डिकम्पोज प्लास्टिक, इसलिए प्लास्टिक विल कम अंडर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। समझ रहे हैं ना कि तो कोई वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होता है और कुछ वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन स्पेसिफिक होता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन कैसा होता है? स्पेसिफिक। दे कैन डिग्रेड सेलेक्टिव काइंड ऑफ वेस्ट। तो जिसको वो डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, दोज वेस्ट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि प्लास्टिक। ठीक है, तो substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. Definition clear है सबको? These substances are decomposed through the actions of fungi, bacteria, and other living organisms. These will be known as decomposers. ठीक है, natural scavengers ऐसा ही बोल सकते हो आप इनको, है ना? क्योंकि ultimately they are dependent on dead. ठीक है, temperature and sunlight also play an important role in the decomposition of biodegradable substances. आप बोल सकते हो कि सनलाइट एंड टेम्परेचर एक तरह का कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगी। दे विल मेक द प्रोसेस अ बिट फास्टर। ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई दे आर सेड टू बी अ कैटलिस्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। द वेस्ट व्हिच आर डिग्रेडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया, फंगाई, तो वो है आपके फूड वेस्ट, जो भी हमारे घरों से गार्बेज निकलता है, वो फूड वेस्ट होगा। कुछ छिलका निकल रहा है ना, फ्रूट्स का छिलका हो गया, सब्जी जो आप काटते हो उसका कवरिंग हो गई, ये सब आपके इसमें आएंगे फूड वेस्ट। ठीक है, ट्री लीव्स, ये भी ठीक है। फिर यूरिन एंड फीकल मैटर मतलब पॉटी और जो भी काउडंग वगैरह। ठीक है, सीवेज, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, पेपर, वुड, क्लॉथ, काउडंग एक्सेट्रा, ये सारे आपके डिग्रेडेबल वेस्ट हैं। मतलब इस टाइप के वेस्ट अगर आप जनरेट कर रहे हो तो दे कैन बी डिग्रेडेड बाय डिकम्पोजर्स। ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल में आते हैं substances that are not broken down biological process, they are called as non biodegradable waste. ठीक है, these substances may be in solid form, liquid form or in gaseous form, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। These substances are inert मतलब वो अनरिएक्टिव है। inert का मतलब क्या होता है? अनरिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इससे वो डिकम्पोज नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, and simply persist in the environment for a long time or may harm the various members of the ecosystem. तो ऐसे वेस्ट अगर डिग्रेड नहीं हो रहे हैं तो they will remain in environment and directly or indirectly they will harm the environment. ठीक है, रहना है जाना खत्म नहीं हो रहा है ना, तो वो ठहरे हो गए। परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं ना अपन, पीओवी, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ विजन। जिससे आपको कोई चीज अगर आपने कोई चीज देखी है तो उसकी इमेज आपके आंखों में कुछ समय तक रहती है, उसको अपन परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। और सुनी हुई चीजें भी कानों में 1/10 सेकेंड तक रहती है। समझ रहे? यहाँ भी अभी रिफ्लेक्शन होके इको हो रहा है बट हमें सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इको वाला साउंड और मेरा ओरिजिनल साउंड एक साथ आपके कानों में पड़ रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इको के आने वाला साउंड कौन सा है, एक्चुअल साउंड कौन सा है। समझ रहे? क्योंकि जो मैंने बोला वो 1/10 सेकेंड तक आपके कानों में रहेगा, और अगर उसी समय ही इको भी आता है तो वो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओ। तभी तो बोलते हैं कि इको के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस होना जरूरी है। उसका रीजन है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ विजन आपको चाहिए। आप लोग 8th ग्रेड एक्सपेरिमेंट देखा और आप लोगों ने कि उसमें एक पेज में पिंजरा बनाते हैं, एक पेज में पिंजरा होता है और पेज के दूसरी तरफ में वो पंछी बनाता है, दोनों अलग अलग साइड में, राइट? पर अब वो दोनों को इतना तेज फास्टली फ्लिप करता है कि आपको लगता है कि पिंजरे के अंदर पंछी है, जबकि वो तो दूसरे साइड बना हुआ है। तो होता क्या है, पहले आपको पिंजरा दिखाया गया, फिर आपको पंछी दिखाया गया, पिंजरा पंछी, पिंजरा पंछी, पिंजरा पंछी, और ऐसा लग रहा है कि पिंजरे के अंदर पंछी है।
क्योंकि पिंजरा की इमेज आपके आंखों से गई नहीं थी, कुत्ते में पंछी आ गए, तो ऐसा लग रहा है कि पिंजरे के अंदर पंछी। दिस इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। एक डिस्क बना लो व्हाइट कलर के, एक डिस्क बना लो सर्कुलर सर्कुलर डिस्क, और उसमें 7 कलर्स बना दो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और उसको तेजी से घुमाओ, दैट डिस्क विल अपीयर व्हाइट, क्योंकि सारे कलर आपस में आपको मिक्स फॉर्म में दिखेंगे। परसिस्टेंस ऑफ विजन समझ गया? परसिस्ट का मतलब रहना, कुछ समय तक रहना, ठीक है। तो यहाँ पे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट काफी समय तक हमारे एनवायरमेंट में रहेंगे, क्यों? क्योंकि वो डिग्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन। दिस इंक्लूड डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये एक तरह का पेस्टिसाइड होता है डीडीटी, जो अपन जनरली फार्मिंग में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ये यूज होता है डीडीटी, और ये एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। डाला तो हमने फील्ड में है, पर अगर पानी गिर जाता है तो फील्ड से वो पानी बह के उस मिट्टी को भी थोड़ा बहा के लेके जाएगा, और अल्टीमेटली वही पानी जाके किसी वाटर बॉडी से मिल जाता है, रिवर से या लेक से या सी से, ठीक है। तो अल्टीमेटली पानी में चला गया डीडीटी, आपने डाला था उसको खेत में। हाँ हाँ, अच्छे में बोलो कि मत बोलो। हाँ हाँ, पर निकाल के बोलते तुरंत नहीं आ जाएगा। डीएपी क्या है? डीएपी ठीक है। तो डीडीटी एक तरह का पेस्टिसाइड हो गया। फिर इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, और अदर पेस्टिसाइड्स भी हैं। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी आपका जो मेटल है वो भी एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इससे एक मिनी मार्टा करके डिसीज है जो जापान में हुई थी। मर्क्यूरी किसी इंडस्ट्री से वाटर बॉडीज में चला गया था, वहां के वाटर बॉडीज में जितने भी फिश थे उन्होंने उस वाटर को कंज्यूम किया, और लोगों ने फिश को कंज्यूम किया। इसी को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? वो चीज एक छोटे से ऑर्गेनिज्म के अंदर घुसी थी, बट अब वो एक बड़े से ऑर्गेनिज्म के अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं थी, समझ रहे? तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई, बड़ा हो गया, राइट? तो वो चीज उतनी ही है, बट दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म, दैट इज व्हाई द टर्म इज यूज्ड एज बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। फिर उसके अलावा लेड, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग, ग्लास, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सब आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। यही आपके मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो अल्टीमेटली एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड एक सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भले चलो ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज हो सकता है बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, दैट डजंट मीन कि आप वेस्ट क्रिएट करो। वो भी एक अगर हद से ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो वो भी हार्मफुल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो हार्मफुल है बिकॉज वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, और ये अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ये भी एक तरह से हार्मफुल ही है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है द वेस्ट डिस्ट्रॉयज द नेचुरल ब्यूटी एंड आवर सराउंडिंग्स बिकम डर्टी। चलो ठीक है, आसपास कचरा होगा तो वो सुंदरता खराब हो जाएगी ना, तो इट विल हैम्पर द ब्यूटी ऑफ द नेचर, ठीक है, एंड आल्सो द सराउंडिंग बिकम्स डर्टी। सेकंड पॉइंट है decomposition of these waste result in the production of foul smell, ये भी होगा, बदबू आएगी, foul smell which spreads to the surrounding areas, ठीक है। एंड थर्ड है these waste may also block the drains creating pools of waste। ऐसा भी होता है ना, नालियों में कचरा फंस जाता है, आपने लेस का पैकेट लेस खाया, पैकेट को पानी में डाल दिया वही नाली में, है ना, अब वो नाली में फंस जाए कहीं ना कहीं, आप अकेले थोड़ा डाल दो, वैसे आपके जैसे और भी होंगे लोग, तो अल्टीमेटली वहां पे पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा और पूरा वेस्ट एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इसी जगहों पे आपके जो मॉस्किटोज है वो ब्रीड करेंगे, राइट, और फिर वो मलेरिया, डेंगू फैलेगा, which becomes the breeding sites of mosquitoes. The latter is carriers of diseases like malaria and dengue, ठीक है। एक फीमेल एनोफिलीज और एक एडीज, दो मॉस्किटो होते हैं, एक मलेरिया के लिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो और एक एडीज मॉस्किटो फॉर डेंगू,
ठीक है, चलो नेक्स्ट, दोनों में डिफरेंस का एक टेबल बना हुआ है, देख लो एक बार, रीड कर लेते हैं सारे पॉइंट्स। बायोडिग्रेडेबल में क्या लिखा हुआ है? द वेस्ट दैट आर ब्रोकन डाउन नेचुरली और दे आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस या माइक्रोब्स। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर्म्स हार्मलेस एंड नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट। ठीक है, ये वेस्ट ज्यादा पॉइजनस नहीं होता, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल में मर्क्यूरी एक पॉइजनस वेस्ट है। ठीक है, तो ये कम से कम पॉइजनस नहीं है, हार्मफुल वेस्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे नो सच एक्शन पॉसिबल लिखा हुआ है, एक्चुअली तो काट के लिख देना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म्स हार्मफुल एंड पॉइजनस प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा वो फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, ये पॉइंट भी ठीक है। एक्चुअली अपन ने ऊपर लिखा है ना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनर्ट होते हैं, तो वो रिएक्ट करके कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, हालांकि वो खुद अपने आप में हार्मफुल है, जैसे मर्क्यूरी का मैंने आपको एग्जांपल बताया, लेड का मैंने एग्जांपल बताया आपको। ये कट कर लिया तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि सम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर हार्मफुल एंड पॉइजनस, जैसे कि लेड और मर्क्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखना, दे रिलीज रॉ मटेरियल्स बैक टू नेचर। क्या मतलब वो वापस उस फॉर्म में डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होकर एक्चुअली वो कुछ एक मटेरियल देगा, जैसे आप अगर कंपोस्ट बनाते हो तो उससे आपको मैन्योर मिलता है, फिर आप उसको यूज कर सकते हो अपने एग्रीकल्चर में। ठीक है, इनके डिग्रेडेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा ना, दैट कैन बी यूज्ड इन आवर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दे डू नॉट रिलीज रॉ मटेरियल। ठीक है, क्योंकि वो तो डिकम्पोज ही नहीं होते, तो कहां से रॉ मटेरियल डिकम्पोज मतलब रिलीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, दे पॉल्यूट द एनवायरनमेंट ओनली व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी। मैंने जैसे भी बताया, ये हार्मफुल कब है? जब क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगे, वरना ये तो जल्दी से बायोडिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू डिग्रेड, मतलब डिग्रेड हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तबीयत से उसको वेस्ट को क्रिएट कर रहे, डिग्रेड करने वाले कम है और डिग्रेड अगर वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो भी डिग्रेडेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पोल्यूट द एनवायरनमेंट इवन इन स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि वो तो डिकम्पोज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, फिर बायो कंसंट्रेशन डज नॉट अकर। बायो कंसंट्रेशन मतलब वही जो मैंने अभी बायो मैग्निफिकेशन बोला, उसी को बायो कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बायो कंसंट्रेशन और बायो मैग्निफिकेशन अकर्स व्हेन वेस्ट एंटर फूड चेन। फूड चेन में जाएगा तब तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज कोई खाएगा, फिर उसको कोई और खाएगा, फिर उसको कोई और खाएगा, यही तो फूड चेन होती है ना। यू आर ईटिंग एंड यू विल बी ईटन, दैट इज फूड चेन। आप खा रहे हो, फिर आप खाए जाओगे किसी के द्वारा, राइट। तो आपने अगर कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट गलती से कंज्यूम कर लिया, तो आपको जो कंज्यूम करेगा उसके अंदर भी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट चला जाएगा, इसी को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो इसमें होगा, तब होगा अगर वो एक फूड चेन में एंटर कर गया तो। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, रिसाइकलिंग इज पॉसिबल बोथ नेचुरली और थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स। और यहाँ पे रिसाइकलिंग इज पॉसिबल ओनली थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स, नेचुरली तो कुछ नहीं होगा। हाँ, आप कुछ मेथड्स यूज करके उस टाइप के वेस्ट को जला के, है ना, या फिर उसको कुछ और उसमें एक्टिविटी करके आप उसको कुछ एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट नेचुरली तो माइक्रोब्स के थ्रू कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वेस्ट। ठीक है, व्हाट इज एनवायरनमेंट हमने देख लिया, ऊपर क्या होता है एनवायरनमेंट में, और सेकेंड अपने पढ़ा कि वेस्ट क्या होता है जो एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। दो टाइप के वेस्ट हो गए, दोनों का डिफरेंस ठीक है, टेबल। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम में। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम भी ऐसा नहीं सिर्फ इकोसिस्टम में कि हम सिर्फ लिविंग थिंग्स को कंसीडर करेंगे, है ना, इट इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। जैसे हमारे नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा? एयर, वाटर, सॉइल, ये आएगा। सॉइल, एयर, वाटर ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखना। और लिविंग थिंग्स से क्या कह देंगे? प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, एक पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, एक लेक इकोसिस्टम है, ग्रीनलैंड एक इकोसिस्टम है, डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, एक्वेरियम
हम घरों में जो रखते हैं वो भी एक तरह का इकोसिस्टम, बस फर्क इतना है कि वो एक मैन मेड इकोसिस्टम है, और ये जो नाम सारे लिखे हुए हैं ये सारे क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम। डेजर्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है, बट एक्वेरियम एक मैन मेड इकोसिस्टम है, गार्डन एक मैन मेड इकोसिस्टम है, समझ रहे हो? In an ecosystem, energy and matter are continuously exchanged between living organism and non-living components. समझ में आएगा? Energy and matter will be exchanged. हम कुछ खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, राइट? फिर कुछ वेस्ट डाल रहे हैं तो अल्टीमेटली मैटर का भी एक्सचेंज कर रहे हो, तो मैटर एंड एनर्जी आर एक्सचेंज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, इन एन इकोसिस्टम। दैट इज द रीजन व्हाई कि हम बोल रहे हैं ना कि वी आर डिपेंडेंट ऑन लिविंग बीइंग्स, अदर लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, ठीक है। An ecosystem can be both natural or man-made. Some examples of natural ecosystem are grassland, forest, sea, river, desert, mountain, pond, lake, etc. ये सब आपके किसके हैं? Natural ecosystem, ठीक है। The desert, grassland and mountains represent the terrestrial ecosystem, क्योंकि ये लैंड वाला इकोसिस्टम है, समझ रहे हैं? कौन कौन से? डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, ये सब क्या है आपके? लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है, विच इज प्रेजेंट ऑन लैंड, ठीक है। वही जो दूसरा लिखा हुआ है वो सब वाटर बेस्ड है, पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, ये सब क्या है आपके? वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में कुछ एग्जांपल दिया, जैसे गार्डन, क्रॉप फील्ड भी तो एक इकोसिस्टम ही हो गया ना, वहां पे सिर्फ पौधे थोड़ी ना होंगे, वहां पे कुछ छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, है ना, और अल्टीमेटली आप भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो एक क्रॉप फील्ड भी एक तरह का इकोसिस्टम ही है, ठीक है। पार्क, एक्वेरियम एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके? आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। चलो कंपोनेंट्स में आते हैं नेक्स्ट। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आवर इकोसिस्टम? तो वही दो मेन होंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक के अंदर कुछ कुछ होंगे और एबायोटिक के अंदर कुछ कुछ, ठीक है। There are two components of an ecosystem, biotic and abiotic. Biotic में क्या आ जाएगा? It includes three type of organisms, namely producers, consumers, or decomposers. Producers, the one which will produce the food. Consumers, which are dependent on producers. है ना? Consumer में भी और classification होंगे, herbivorous, carnivorous, omnivorous. Because there are some consumer which are directly dependent on producers. This is herbivores. But there are also consumers which are indirectly dependent on herbivores. This is carnivores. Carnivores भले खाएंगे herbivores को, but herbivores को dependent है ना plant पे. So ultimately carnivores are also dependent on plants. भले directly नहीं, but indirectly. ठीक है? Okay. Producers में आते हैं पहले. All green plants, blue-green algae can produce their own food, that is in the form of sugar and starch, from inorganic substance using light energy, जिसको अपन photosynthesis बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? Therefore, all green plants are called producers. They are also called autotrophs. ये अपन थोड़ा लाइफ प्रोसेस में भी पढ़े, ठीक है? Planktons are very minute or microscopic organism freely floating on the surface of water in a pond, lake, river or sea. ये भी दो टाइप के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और एक ज़ूप्लैंक्टन। तो ये भी आपके ऑटोट्रॉफ्स के अंदर ही आएंगे, ठीक है। दे आर आल्सो प्रोड्यूसर्स, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। द माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक प्लांट्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। और ज़ूप्लैंक्टन क्या होते हैं? द माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक एनिमल्स, जैसे कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। देयर आर सम बैक्टीरिया व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो उनको अपन ज़ूप्लैंक्टन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, बिकॉज दे आर फ्रीली फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर्स में। कंज्यूमर्स, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स एज देयर फूड। अगर वो कार्निवोरस होगा तो वो ऑर्गेनिज्म को ही खाएगा, और अगर वो हर्बीवोरस होंगे तो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। All animals belong to this category, consumers. All plants belong to producers. All animals belong to consumers. ठीक है? The consumers depend upon producers for their food directly or
इनडायरेक्टली। सब फॉलो कर लेना कहाँ पे पहुंचे। They get their food by eating other organism or their product. For example, man, goat, deer, fish, lion, cow, buffalo, etc. are common consumers. कंज्यूमर को चार कैटेगरी में डिवाइड किया है, देख लो ऊपर चार कैटेगरी है, हर्बीवरस, कार्निवरस, पैरासाइट, ओमनीवरस। ये सब जानते हैं क्या होता है सारे, एक बार रीड कर लो चारों को, एक एक पैराग्राफ चारों का दिया हुआ, जल्दी से रीड करो आप लोग। पहले हर्बीवरस, फिर कार्निवरस, ओमनीवर्स, और पीछे डिकम्पोजर्स भी हैं। डिकम्पोजर्स बात कैटेगरी हो जाएगी। पैरासाइट के बारे में नहीं दिया है क्या इसमें? पैरासिटिक भी अपन ने पढ़ा ना लाइफ प्रोसेस में, उसमें पढ़ते थे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक होता था ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता था हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक के अंदर एक पढ़ते थे सेप्रोफाइटिक और एक पढ़ते थे पैरासिटिक। पैरासिटिक कौन होते थे? which which lives on host body, ऐसे organism which lives on host body for their food nutrition। ठीक है, अब बदले में उस होस्ट के साथ क्या हो रहा है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो बीमार हो रहा है, वो मर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और सेप्रोफाइटिक क्या थे? डेड वाले, डिकम्पोज। ठीक है, जल्दी एक बार रीड करो। पढ़े तीनों, herbivores, carnivores and omnivores। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी में आते हैं। थर्ड कैटेगरी जो बायोटिक कंपोनेंट की थर्ड कैटेगरी, दैट इज डिकम्पोजर्स। पहले हो गए प्रोड्यूसर्स, दूसरे हो गए कंज्यूमर्स, तीसरे आपके। ठीक है, अब देखो आप जब कंज्यूमर पढ़ोगे तो उसके अंदर और भी सब कैटेगरी आएगी। प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे आर हर्बीवरस। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कार्निवरस। ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर्स, ओमनिवरस, ऐसा टाइप। ठीक है, चलो डिकम्पोजर्स। फंगा एंड बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन यानी कि डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स complex compound into simpler ones. The decomposers help in the replenishment of natural sources. These are also known as microorganisms or saprotrophs. These are also called reducers. Reducers क्यों बोल रहे हैं? अल्टीमेटली वो चीजों को रिड्यूस करना, कॉम्प्लेक्स चीज को वो रिड्यूस करके सिंपल बना देना। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंस देखते हैं। डिकम्पोजर्स की इंपॉर्टेंस क्या है? वो एक तरह के क्लीनर है ना, वो एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। डिकम्पोजर्स हेल्प इन डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयरफॉर दे क्लीन द एनवायरनमेंट एंड क्रिएट स्पेस फॉर अ लिविंग ऑफ न्यूअर जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये क्लियर पॉइंट। अगर ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खत्म नहीं करते तो अल्टीमेटली हमें बहुत सारा डेड बॉडीज ऐसी पड़ा हुआ मिलता, तो ऐसा होता नहीं, राइट? क्योंकि ये उनको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़ना। द डिकम्पोजर्स रिलीज मिनरल्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स ट्रैप्ड इन ऑर्गेनिक मैटर। ऐसा करते हैं ना, जब वो डेड ऑर्गेनिज्म को जब वो डिकम्पोज करते हैं ना, तो उनके बॉडी के जितने भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब कहाँ चले जाते हैं? सॉइल में। समझ रहे कहाँ चले जाते हैं वो सारे? सॉइल में। तो अल्टीमेटली दे हेल्प इन रिचार्जिंग ऑफ द सॉइल, सॉइल को रिचार्ज कर देते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट। The decomposers produce some acids which are useful in solubilization of some minerals. वो अपने डाइजेशन, जैसे हम अपने डाइजेशन के समय एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लाइकवाइज डिकम्पोजर्स भी जब चीजों को डाइजेस्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस एसिड, और उसी एसिड में कुछ मिनरल्स डिसॉल्व होता है। नेक्स्ट है, डिकम्पोजर्स हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटेरियल्स इन द बायोस्फीयर so that the process of life may go on and on like an unending chain.
एक अनएंडिंग चेन के जैसा एक सर्कल चलता रहे, लाइक, ठीक है। अल्टीमेटली इस तरह का सर्कल तो चल रहा है ना, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म के बाद उसका जितना भी मिनरल्स है वो सब सॉइल में जाएगा, सॉइल से प्लांट को मिलेगा, प्लांट को कौन खाएंगे, हर्बीवर्स, हर्बीवर्स कौन खाएंगे, कार्निवर्स, कार्निवर्स कौन खाएंगे, ओमनिवर्स। और जब ये कार्निवर्स और ओमनिवर्स और हर्बीवर्स जब मरेंगे तो इनका फिर से सारा मिनरल्स सॉइल में चला जाएगा, एक तरह का रिसाइकलिंग चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, आपके इकोसिस्टम का एबायोटिक कंपोनेंट। These are non-living components of an ecosystem. These include the physical environment, with air, water, soil, or climatic conditions. Okay? Edaphic factors like soil texture, topography, water, and air. ये एक फैक्टर होता है, एडाफिक फैक्टर इसका नाम है। सेकेंड है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाटर चाहिए, फिर नाइट्रोजन भी चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, विटामिन बनाने के लिए। उसके अलावा और भी देखो मिनरल्स के नाम लिखे हुए जो चाहिए। These are involved in the cyclic of materials in the ecosystem. ठीक है। अगला है organic compounds like protein, carbohydrate, lipids. These largely form the living body and link the abiotic and biotic components. एक तरह का लिंक है ना, बायोटिक और एबायोटिक के बीच में लिंक क्या है, था ना, We are dependent on plants for our food, right? यही तो रिलेशन है बायोटिक और एबायोटिक के बीच में, ठीक है। और क्लाइमेटिक फैक्टर भी बोला है, these are sunlight, temperature, pressure, humidity, moisture, rainfall, etc. These factors affect the distribution of the organism. मतलब ऑर्गेनिज्म इन फैक्टर्स के हिसाब से जगहों में रहेगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में क्या क्या मेन फंक्शन होते हैं। इकोसिस्टम इंडिकेट्स अवेलेबल सोलर एनर्जी एंड द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोसिस्टम टू ट्रैप द सेम। मतलब क्या वहां पे सोलर एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन ये सोलर एनर्जी किसको चाहिए, प्लांट्स को, ठीक है। दे विल बी ट्रैपिंग दैट सोलर एनर्जी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर, ये पहला फंक्शन हुआ इकोसिस्टम में रहने वाले लिविंग बीइंग्स का, ठीक है। सेकंड, it gives information about the available essential minerals and their recycling periods. Soil भी आपका आ रहा है, soil के अंदर ही minerals है, कितना टाइम लग रहा है उस पर्टिकुलर मिनरल को वापस से रिसाइकल होने में। हम अलग अलग टाइप के साइकिल पढ़ते थे क्लास 9 में, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, याद है सारी साइकिल्स, ये सारी आपके इकोसिस्टम में तो है, ठीक है। So that ecosystem also gives us the knowledge of these recycling periods. ठीक है। बट देखना, it provides knowledge about the web of interaction and interrelationship among the various population as well as between the population and the abiotic environment. हमको इकोसिस्टम देख के समझ में आता है कि कौन सा बायोटिक कंपोनेंट किस बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इनका रिलेशनशिप भी हमें समझ में आता है बाय सीइंग एन इकोसिस्टम। Fourth point, it helps human beings to know about conservation of resources, protection from pollution, and inputs required for maximizing productivity. इसका क्या मतलब हुआ पॉइंट का? रीड कर रहे हो ना आप लोग भी, जो सुन रहे हो, क्या बोल रहा है? It helps human beings to know about conservation of resources. मतलब उनको पता है कि हमारे इकोसिस्टम में इस रिसोर्स का बहुत जरूरत है, राइट। जैसे अभी हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं, we are not knowing the importance of plants and we are rigorously cutting the trees, right? But जब हमें समझ में आएगा उनकी इंपॉर्टेंस, तब अपन उनको कंजर्व करना चालू करेंगे कि हाँ, अब हमें ऐसा लग रहा है कि पहले हमारे इकोसिस्टम में प्लांट्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी तो प्रॉपर रेनफॉल होता था, है ना, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती थी। पर जहां हमने इन प्लांट्स को क्लियर कर दिया, अब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, क्यों हमारे इकोसिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ रेनफॉल क्यों कम हो गई है। तो वी आर actually getting the importance of those plants and trees, ठीक है, कि उनका वो अगर थे इकोसिस्टम में तो उनका क्या इंपॉर्टेंस था, ठीक है। तो अब हम आगे से उनको कंजर्व करना चालू करेंगे। हमें पता चल गया कि उनके ना होने से क्या क्या अफेक्ट पड़ रहा है, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट में और अल्टीमेटली हम पर, ठीक है। नेक्स्ट है, in the ecosystem two processes of energy flow
एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स वही सारी, नाइट्रोजन साइकिल, फिर वाटर साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। प्रोसीड साइड बाय साइड, एनर्जी फ्लो भी होता है और साइड बाय साइड ये साइकिल्स भी चलते रहती है। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है, आप अगर प्लांट्स खा रहे हो तो अल्टीमेटली प्लांट से एनर्जी आप में आ रही है, आपको कोई खा जा रहा है तो आपकी एनर्जी पूरी उसमें चलेगी, मतलब एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, राइट। इसी को अपन एनर्जी फ्लो बोलते हैं, ठीक है। और ये हमेशा लोअर से हायर नहीं जाए, कभी भी हम प्लांट्स को एनर्जी नहीं दे सकते, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। हमेशा प्लांट्स से हम हमारी तरफ की एनर्जी फ्लो होके आएगी। हम फूड चेन भी पढ़ेंगे तो फूड चेन कभी रिवर्स नहीं हो सकती, समझ रहे हो। प्लांट्स कभी सनलाइट को एनर्जी नहीं देगी या सन को एनर्जी नहीं देगी, तो फ्लो कहां से चालू होता है, सन से। सन्स एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय प्लांट, प्लांट्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू हर्बीवरस यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो ये होता है एनर्जी फ्लो। कभी भी टर्शियरी कंज्यूमर से एनर्जी सेकेंडरी में, या सेकेंडरी कंज्यूमर से एनर्जी प्राइमरी में, या प्राइमरी से प्रोड्यूसर्स में एनर्जी फ्लो नहीं होता। इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, बाई डायरेक्शनल फ्लो नहीं होगा, ठीक है। दिस लिखा भी देखो अगले लाइन में, द एनर्जी फ्लो इज व्हाट, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन। while the movement of nutrients is cyclic, nutrients का मूवमेंट तो साइक्लिक है ना, पानी ऊपर से नीचे आया, नीचे से इवापोरेट होके कंडेंस होके क्लाउड बन के ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये साइक्लिक। बट एनर्जी फ्लो स्ट्रेट है, यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन। वो साइक्लिक नहीं है कि प्लांट्स को हर्बीवर्स ने खाया, हर्बीवर्स को कार्निवर्स ने खाया, कार्निवर्स को ओमनिवर्स ने खाया, फिर प्लांट्स ओमनिवर्स को खा लेंगे, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना। ये साइकिल नहीं है, ये जस्ट एक यूनिडायरेक्शनल चेन है, क्लियर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इकोसिस्टम, ठीक है। अब ये सारी चीजें पढ़ना है अपन को एक एक करके, टॉपिक्स लिखे हुए देखना। फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, 10% लॉ पढ़ेंगे इसमें अपन एनर्जी फ्लो का। फिर उसके बाद ओजोन लेयर का डिप्लीशन, बायोमैग्निफिकेशन एंड मोड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये सारे टॉपिक अभी और है। तो स्टार्ट करते हैं पहले फूड चेन से। फूड चेन को मैंने शॉर्ट में आपको बताया था बीच में कि फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। कहां से चालू होगा फूड चेन, प्रोड्यूसर से। पहले खाना बने तो तब तो खाओगे, तो प्रोड्यूसर्स आर द वन व्हिच आर प्रोड्यूसिंग फूड, देन दे आर रिटर्न अप बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, और फिर वो चेन चलता रहेगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी ईटन अप बाय secondary consumers and secondary consumers will be eaten up by tertiary consumers and ultimately decomposed, okay. So the sequence of living organism in a community in a particular ecosystem, हर ecosystem का अपना खुद का फूड चेन होगा, समझ रहे हैं। हर ecosystem का खुद का एक फूड चेन होगा। रिवर का, पॉन्ड का अपना खुद का एक फूड चेन होगा, जहां पे स्टार्टिंग मटेरियल एक्वाटिक प्लांट्स होंगे। हमारे यहाँ का स्टार्टिंग में हो सकता है ग्रास हो, ग्रास इज बीइंग ईटन बाय काउ, काउ ईटन बाय एंड सो ऑन, जो भी, ठीक है। मतलब हर इकोसिस्टम का अपना खुद का एक फूड चेन है, और अगर फूड चेन में एक भी एंटिटी, एक भी ट्रॉपिक लेवल डिस्टर्ब हुआ तो एंटायर फूड चेन डिस्टर्ब होता है, ठीक है। In which one organism consumes another organism to transfer food energy, ठीक है। इस कॉल्ड फूड चेन। एक और फूड चेन इज यूनिडायरेक्शन, जो मैंने बताया आपको, हमेशा यूनिडायरेक्शन होगी, साइक्लिक चेन नहीं होगी, ठीक है। Where transfer of energy takes place in only one direction। एक और डेफिनेशन लिखी फूड चेन की, फूड चेन इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस व्हिच represents who eats whom, who eats whom। वो आपको सीक्वेंस चेन क्या बता रहा है कि कौन किसको खा रहा है, who eats whom। एक और थर्ड डेफिनेशन, food chain refers to an arrangement of different biotic groups in a sequence of energy transfer। जिस सीक्वेंस में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उसी सीक्वेंस में अगर ऑर्गेनिज्म को सजा देंगे तो वो एक फूड चेन, ठीक है। एग्जांपल दिया है कुछ, देखना। फॉर एग्जांपल T1 के ब्रैकेट में ग्रास लिखा है, T2 के ब्रैकेट में डियर, T3 के ब्रैकेट में लाइन। एक्चुअली T स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिक लेवल, T को क्या बोलते हैं अपन,
ट्रॉपिक लेवल। हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल, जिसमें सबसे बॉटम में आते हैं प्लांट्स, फिर आते हैं आपके मतलब प्रोड्यूसर्स, फिर आएंगे आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, इन दिस फूड चेन जो ऊपर दिया हुआ है, अच्छा एक और एग्जांपल है, ग्रासलैंड या फॉरेस्ट में जो फूड चेन चलती है वो क्या होती है, ग्रास इज बीइंग ईटन बाय डियर एंड डियर इज बीइंग ईटन बाय लायन। ये एक छोटा सा फूड चेन हुआ ना, 3 लेवल का, राइट। तो एनर्जी ट्रांसफर कैसा हो रहा है, ग्रास की एनर्जी इज ट्रांसफर टू डियर एंड डियर की एनर्जी इज ट्रांसफर टू लायन। In this food chain, grass represent producers, that is the first trophic level. Grass synthesize their own food by the process of photosynthesis. Grass is eaten up by deer, which represents herbivorous or the primary consumers. Deer in turn is consumed by lion, the carnivorous or the secondary consumers. समझ में आ रही है छोटी सी फूड चेन हो, ग्रास, डियर, लायन। एक और फूड चेन देखो नीचे, a food chain in grassland which has 4 steps. grassland के एक और फूड चेन दिया है जिसके 4 स्टेप्स हैं। पहला है grass which is producer, it is eaten up by insects which are herbivorous, then that insect is eaten up by frog, carnivorous, and that frog is eaten by eagle which is a secondary carnivore, समझ ले, कंज्यूमर। एक चेन क्लियर है। उसके अलावा 3 और डायग्राम भी दिए हुए ऊपर, देखना ABC, समझ में आ रहा है वो, ये पहला तो वही है ना, प्लांट, डियर, लायन वाला, और दूसरा हाँ वही है सेकंड भी, बस एक और एक्स्ट्रा आ गया उसमें, बीच में स्नेक भी, ठीक है। बी वाला फूड चेन देख लो सब, ग्रास ईटन अप बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट ईटन अप बाय फ्रॉग, फ्रॉग ईटन अप बाय स्नेक एंड स्नेक ईटन अप बाय ईगल। और थर्ड एक और देखो, ये आपका एक्वेटिक फूड चेन है। देखो क्या है, एक्वेटिक फूड कौन है वो, अगेन एक्वेटिक प्लांट्स ईटन अप बाय, क्या है वो, क्रैब, क्रैब टाइप का कुछ है ना, क्रैब है, क्रैब इसलिए बोल रहा हूं कि आपका उस टाइप का फूड चेन है, एक्वेटिक फूड चेन, लॉबस्टर टाइप का। फिर दैट इज ईटन अप बाय फिश, फिश में भी ईटन अप बाय बिगर फिश, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, स्वान है क्या वो, क्या है, ठीक है जो भी, क्लियर है ये भी फूड चेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। नेक्स्ट हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, अगर ये फूड चेन नहीं होगी तो क्या होगा, अगर बीच में डिस्टर्ब हो गई तो क्या होगा, अगर एक ऑर्गेनिज्म गायब हो गया फूड चेन को तो क्या होगा। That is the significance, importance of the food chain in an ecosystem. ठीक है, पहला point, the study of food chain helps in understanding food relationships and interaction among the various organisms in an ecosystem. तो food chain हमें क्या बताता है कि कौन ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। ठीक है, the food chain transfer energy and material between various living components of an ecosystem. तो food chain सिर्फ living component की होती है ना, याद रखना, इकोसिस्टम में लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीजें हैं, बट फूड चेन सिर्फ लिविंग कंपोनेंट्स की ही होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द फूड चेन ट्रांसफर एनर्जी एंड मटेरियल बिटवीन वेरियस लिविंग कंपोनेंट्स इन इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ जहां पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वरना हाइड्रोस्फीयर भी है, लिथोस्फीयर भी है। लिथोस्फीयर लैंड वाला हो गया, हाइड्रोस्फीयर पानी वाली जगह हो गई, और बायोस्फीयर ऐसी जगह जहां लिविंग भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फूड चेन गिव डायनामिसिटी टू एन इकोसिस्टम। और फूड चेन डायनामिसिटी का मतलब क्या होता है कि चीजें चल रही है, फूड चेन एक प्रोसेस है ना जो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड, वीडिसाइड एक्सेट्रा थ्रू फूड चेन कैन प्रूव वेरी हार्मफुल बायोमैग्नेटिज्म। क्या ये पॉइंट एक हो ना, कोई हार्मफुल सब्सटेंस फूड चेन में एंटर कर गया, अब वो आगे आगे ऑर्गेनिज्म में बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है फूड वेब। फूड वेब कब अराइज होगा, जब एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक फूड चेन का पार्ट नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ सम अदर फूड चेन्स आल्सो, तब वो बनाता है जाला, फूड वेब। ठीक है, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम
which establish a network of relationship. अभी तक अपन सिंगल चेन की बात कर रहे थे, दैट वाज अ फूड चेन. अगर दो तीन फूड चेन आपस में इंटरेक्ट कर रही है, एक ऑर्गेनिज्म दो तीन फूड चेन में प्रेजेंट है, तो इट फॉर्म्स अ फूड वेब. In a food web, one organism may occupy a position in more than one food chain. ये लाइन समझ में आई? एक फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा फूड चेन का पार्ट हो सकता है. ठीक है? An organism can obtain its food from different sources and in turn may be eaten up by different type of organisms. तो फूड चेन क्या है? एक्चुअली फूड चेन से बेटर फूड वेब है. फूड चेन से बेटर फूड वेब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं खाने के. समझ रहे? फूड वेब में तो एक ही सोर्स है, अगर वो सोर्स नहीं रहेगा तो पीछे वाले सब डिस्टर्ब हो जाएंगे. पर यहाँ पे तो और दो तीन सोर्सेज है ना. एक एग्जांपल देखो, इसी में क्या दिख रहा है आपको? देखो स्नेक के पास आपको दिख रहा होगा ना, तीन तीन चीजें आ रही है. क्या क्या है देखो? एक फ्रॉग है, एक एक छोटी सी बर्ड है, पैरट टाइप का कुछ है ना, और एक माउस, चूहा. ठीक है? मतलब इसके पास तीन ऑप्शन है. ठीक है? तीन फूड चेन की पार्ट है. मैं क्लियर? लाइकवाइज ऐसे ही और भी देखो ऑर्गेनिजम्स. आप पीकॉक को देखो, पीकॉक के पास दो ऑप्शन है. क्या है? स्नेक एक ऑप्शन है, दूसरा ग्रास. ठीक है? ओमनिवोरस है ना. समझ में आ रहा है फूड वेब और फूड चेन में डिफरेंस? दोनों अलग अलग चीजें है ना. नेक्स्ट देखो ट्रॉपिक लेवल. ट्रॉपिक लेवल को अपन एक ट्रायंगल से डिनोट करते हैं. ट्रायंगल से डिनोट करते हैं क्योंकि ट्रायंगल में बेस बड़ा होता है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो जो उसका टिप है वो छोटा होते जाता है. राइट? इसलिए अपन बेस में किसको रखते हैं? ट्रॉपिक लेवल 1 यानी कि प्रोड्यूसर्स. फिर उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स. ये हमें ये बताता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्रोड्यूसर्स की होनी चाहिए. हमें क्लियर? खाना 10 लोग का बना है बट खाने 20 लोग आ गए तो प्रॉब्लम होगी ना. तो इसलिए खाना ज्यादा बनना चाहिए भले लोग कम आए. तो इसलिए प्रोड्यूसर्स ज्यादा होने चाहिए, कंज्यूमर्स कम या बराबर चलेगा. पर ज्यादा हो जाएंगे तो इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस हो जाएगा. समझ रहे? क्लियर है? दैट इज द रीजन व्हाई इसको ट्रायंगल बनाया गया है, ना कि स्क्वायर या रेक्टेंगल. ठीक है? So the various steps in food chain at which transfer of food or energy takes place is called trophic level. There is a gradual decrease in the amount of energy transferred from one trophic level to the next trophic level in a food chain. इसका क्या मतलब हुआ कि प्लांट्स ने सन से जितनी एनर्जी ली पूरी की पूरी आप उससे नहीं ले सकते, क्योंकि प्लांट भी तो अपनी एक्टिविटी कुछ करने में एनर्जी वेस्ट करेगा ना. तो जितना भी एनर्जी प्लांट ने लिया है सन से, उसका 10% ही अगले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है. फिर T1 से T2 में 10% आया T1 का, फिर T2 का 10% T3 में जाता है और T3 का 10% T4 में. तो ग्रेजुअली ये जो एनर्जी ना वो धीरे धीरे डिक्रीज होनी चाहती है. मतलब अगर प्लांट के पास 5000 जूल एनर्जी है, एनर्जी का जूल ही होगा. इफ द प्लांट हैज अ 500 जूल ऑफ एनर्जी, तो उसका 10% कितना होगा? 500. कितना होगा? 500. 500 होगा. 500 10 करोड़ तब तो 5000 आएगा. ऐसे कर रहे थे 10% ऑफ 5000 इज 500. 50 सोच रहे थे क्या? 51% होगा उसका. 50 क्या है? 1%. तब तो 50 into 100 is 5000. क्लियर है? तो 5000 जूल में जो प्लांट के पास थी, प्राइमरी कंज्यूमर में कितनी आई? सिर्फ 500. और उसका 10% 50 और उसका 10% 5. तो जो चौथा ऑर्गेनिज्म है ना, उसको सिर्फ 5 जूल एनर्जी मिल रही है उसको खाने से. इसलिए हम ज्यादा लंबी लंबी फूड चेन नहीं रखते. 3 या 4 ऑर्गेनिज्म की फूड चेन होती, क्योंकि ग्रेजुअली एनर्जी कंजम्पशन डिक्रीज होने लगता है. और समझ में आ रहा है? इसी को 10% रूल बोलते हैं. This is known as 10% law. So only 10% of energy is transferred to next trophic level, while 90% of energy is used by present trophic level in its life process. Life process बहुत सारे होते हैं. तो डाइजेशन करना है, उसको रेस्पिरेशन करना है, तरह तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना हर के लिविंग बॉडी में. राइट? तो वो एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए ना.
तो वो पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल 90% एनर्जी अपने प्रोसेसेस के लिए यूज कर लेता है। बचती कितनी है? 10% जो आगे ट्रांसफर हो जाती है टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फिर 4 ट्रॉपिक लेवल के बारे में दिया हुआ है। द प्लांट और प्रोड्यूसर्स कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। समझ रहे हैं? सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल में कौन होगा? प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इज फॉर प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हर्बीवरस। थर्ड वन इज फॉर सेकेंडरी कंज्यूमर्स दैट इज कार्निवरस एंड द फोर्थ वन इज फॉर लार्ज कार्निवरस या टर्शियरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, फ्लो ओपन एनर्जी। ये वही 10% रूल समझाया है। एनर्जी इज यूज्ड and conveyed from one tropic level to another in a food chain. ये समझ में आ रही है? This is called flow of energy. Green plants capture about 1% of the solar energy. Solar energy का सिर्फ 1% ले पाते हैं ग्रीन प्लांट। सोलर एनर्जी तो कितनी ज्यादा है ना, तो ग्रीन प्लांट उसका सिर्फ 1% लेते हैं, बट वो 1% भी उनके लिए बहुत ज्यादा है। इतनी है कि वो खाना बना लेते हैं। अब उसका 10% हम ले गए। अब आप 1% का 10% कैसे लेंगे? 1% जितनी भी लिया उसका 10% लेने वाले ना, पर वो 1% मान लो 5000 जूल है, तो उसका 10% 500 जूल होगा ना। ठीक है। A part of this trapped energy is used by plants in performing their metabolic activities, and some energy is released as heat into the atmosphere. Clear? Heat के फॉर्म में तो एनर्जी रिलीज होती है। The remaining energy is chemical energy stored in plant as carbohydrate. When plants are eaten up by herbivores, the chemical energy stored in the plant is transferred to these animals. Clear है लाइन? अरे समझो, साफ साफ सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है। These animals यानी कि herbivores यूटिलाइज, अब ये भी अपने एक्टिविटीज में कुछ एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे और रेस्ट ऑफ द एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर करके रखेंगे। ठीक है। अब जब ये खाए जाएंगे तो इनकी एनर्जी एक बड़े कार्निवरस में चली जाएगी। The process of energy transfer is similarly repeated with carnivorous and so on. नीचे एक चार्ट बना हुआ है, इससे आपको फ्लो ऑफ एनर्जी दिख रही है। फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स से हर्बीवरस, हर्बीवरस से कार्निवरस एंड टॉप कार्निवरस। ठीक है। 10% लॉ एक बार रीड कर लो, और जो नीचे एक एग्जांपल दिया उसको रीड करो जल्दी से। 10% law states that only 10% of the energy entering a particular trophic level of organism is available for transfer to the next trophic level, next higher trophic level. समझ रहे हैं? जितनी भी एनर्जी आपने पिछले ट्रॉपिक लेवल से ली है उसका बस 10% ही अगले ट्रॉपिक लेवल में जाता है। रेस्ट 90% आप अपने ट्रॉपिक लेवल में ही अदर एक्टिविटीज के लिए यूज अप कर दे। ठीक है। एक एग्जांपल जो नीचे दिया उसको पढ़ लो एक बार। 1000 से स्टार्ट किया, 1000 का 10% 100 हो जाएगा, 100 का 10% 10 हो जाएगा, और 10 का 10% 1 हो जाएगा। देखो आखिरी वाले को सिर्फ 1 जूल एनर्जी मिल रही। समझ रहे हो? आगे बढ़े। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इसमें आपका ओजोन लेयर आएगा और एक वेस्ट डिस्पोजल। ये दो मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। हम पॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे, वरना हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ रहे, वो भी एक तरह की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ही है। ठीक है। चेंजेस इन द एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस। दिस लेड टू द स्लो डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड एरोज मेनी environmental problems. For example, depletion of ozone layer and waste disposal. ओजोन लेयर का डिप्लीशन आप लोगों को बता दूं कि ओजोन लेयर एक आपका स्ट्रेटोस्फीयर का हमारा लेयर होता है ना, जैसे एटमॉस्फेयर है वैसे स्ट्रेटोस्फीयर होता है जहां पे एक ओजोन की लेयर है ना। इट इज अ पेल ब्लू कलर गैस ओजोन, फॉर्मूला इज O3 है ना, जो कि एक लेयर बनाए हुए हैं ताकि सनलाइट से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ तक ना पहुंचे, सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशंस आए व्हिच जस्ट क्रिएट्स हीट इन द अर्थ सरफेस। वो भी जरूरी है, अर्थ सरफेस पे हीट का आना भी
जरूरी है, अदरवाइज यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एकदम ज्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं चाहिए हमें, एकदम लो टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। तो वो एक मॉडरेट टेम्परेचर अर्थ एटमॉस्फियर, अर्थ का एटमॉस्फियर और ओजोन लेयर मेंटेन करके रखती है अर्थ में। दैट इज द रीजन व्हाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ एंड नॉट इन मर्क्यूरी, नॉट इन वीनस, नॉट इन मार्स। वहां पॉसिबल क्यों नहीं है? वहां पे एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फियर एंड ओजोन, वहां ये दोनों चीजें नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है एक्चुअली, हमारे कुछ एक्टिविटीज से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी बोलते हैं इसको अपन, है ना, विच आर यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट गैस। एसी, एयर कंडीशंस, रेफ्रिजरेटर, डिओड्रेंट्स, है ना, इन सब में सीएफसी होता है। आजकल की एयर कंडीशंस की गैस में नहीं होता, अब वो बैन हो गया है ना। यूएनईपी करके है, उनका कायटो प्रोटोकॉल था, नीचे दिया उसके बारे में पैराग्राफ, कि सीएफसी को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसमें दुनिया भर के जितने भी प्रोमिनेंट कंट्रीज है, दे साइंड दैट प्रोटोकॉल कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल नॉट यूज रेफ्रिजरेटेड गैस, मतलब सीएफसी एज अ रेफ्रिजरेंट गैस। क्योंकि अगर मेजर कंट्रीज एग्री करती कि हाँ हाँ अब हम इस पर्टिकुलर चीज का यूज नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिकॉज मेजर पॉपुलेशन तो इन मेजर कंट्रीज में ही है, अगर यहाँ के लोग कंट्रोल करेंगे तो वो ओजोन डिप्लीशन को रोका जा सकता है। तो दैट इज यूएनईपी, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, उसमें कायटो प्रोटोकॉल था व्हिच वाज साइंड बाय वेरियस कंट्रीज, वेरियस मेजर कंट्रीज। तो दैट इज थर्ड पैराग्राफ, सीएफसी का क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में कम करने के लिए। क्योंकि यही सीएफसी में से ना क्लोरीन जाता है एटमॉस्फेयर तक, स्ट्रेटोस्फीयर तक, और वहां जाके वो ओजोन से रिएक्ट करके ओजोन को डिप्लीट करता है। वहां वो जा रहा है O3 को ब्रेक कर रहा है O2 और O में, तो अल्टीमेटली वहां पे वो जगह खाली हो रही है जिसको अपन होल बोलते हैं। अब अच्छी बात यह है कि वहां पे प्रोडक्शन भी हो रहा है ओजोन का, सिर्फ डिप्लीशन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, इसलिए वो लेयर आज तक गायब नहीं हुई। क्योंकि एक तरफ से हमारे कारण या हमारे एक्शन के कारण ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो नेचुरली वहां पे ओजोन लेयर बन गई। दैट इज द रीजन व्हाई कि सिर्फ कुछ जगहों पे ही होल देखा गया है, आर्कटिक ये सब रीजन्स में होल्स देखा गया है। ठीक है, क्लियर है ये? इसके बाद रीड कर लोगे, हो जाएगा 3 पैराग्राफ। ठीक है, आते हैं बायोमैग्निफिकेशन में। बायोमैग्निफिकेशन में बता चुका हूं उसका क्या है। The increase in concentration of harmful chemical substances like pesticides, DDT याद रखना, ठीक है। DDT आप एग्जांपल दे सकते हो कि DDT पेस्टिसाइड्स हम फील्ड में डालते हैं, पानी के फ्लो के कारण वो DDT वाटर बॉडीज में चला जाएगा एंड इट विल बी कंज्यूम्ड बाय aquatic animals, aquatic plants, and then it is transferred to higher organism. इसी को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट्स एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है ना, मतलब हायर बॉडीज में जा रहा है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है गार्बेज डिस्पोजल, लास्ट टॉपिक। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स have created a major problem in the form of waste, garbage accumulation and its disposal, especially in urban areas. Obviously population बढ़ेगी तो waste बढ़ेगा, है ना? The disposal of waste should be done in scientific way. तो उसको डिस्पोज करने के लिए भी कुछ साइंटिफिक तरीके निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली भले वेस्ट बायोडिग्रेडेबल क्यों ना हो, पर अगर उसकी भी क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो वो भी एक तरह से हार्म करेगा एनवायरमेंट को। नॉन बायोडिग्रेडेबल तो कर ही रहा है बिकॉज वो तो डिकम्पोज ही नहीं हो रहा है, बट बायोडिग्रेडेबल भी अगर क्वांटिटी से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी एक तरह से हार्मफुल। तो उसको डिस्पोज करने के लिए देयर हैज टू बी सम टेक्निक्स। ठीक है, तो पहला है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है? वही बर्न करना वेस्ट को। अब जैसे अपन ने वहां पीछे पढ़ा ना कि टेबल में जो डिफरेंस था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कोई नेचुरल तरीका नहीं होता डिकम्पोज करने का, मैन-मेड तरीके हैं। तो ये सारे मैन-मेड तरीके हैं जिससे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ वेस्ट ऑन हाई टेम्परेचर टू फॉर्म एश is called incineration. This process is carried out in an incinerator. Incineration is used to destroy household chemical and biological waste. Biological waste and household जितने भी हमारे waste होते हैं
ये सबको डिकम्पोज करेगा। ओपन डंपिंग, a conventional method in which solid waste are dumped in selected areas of a town. It actually cause pollution, क्योंकि अल्टीमेटली वो एरिया तो अफेक्ट कर रहा है ना। आपका एक रहेगा डंपिंग यार्ड, जहाँ पे आप शहर का या उस एरिया का पूरा कचरा आके डाल रहे हो, तो पॉल्यूशन तो वहां पे भी हो रहा है। ठीक है। लैंडफिलिंग्स, लैंडफिलिंग्स का मतलब क्या हो रहा है, आप लो लाइन रीजन क्रिएट कर रहे हो, अंदर लैंड के नीचे फिल कर रहे हो कचरा, अल्टीमेटली वो डिकम्पोज होगा और मैनुअल फर्टिलाइज मैनुअल्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स। कंपोस्टिंग भी कुछ ऐसे ही रहता है, हम एक पिट खोदते हैं, साइज भी लिखा है 2 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर। इट इज देन कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की लेयर चढ़ा देते हैं। आफ्टर अबाउट 3 months द सेम गार्बेज फिल्ड इनसाइड द पिट चेंजेस इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है। फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं इसको। जो किसान फार्मिंग कर रहा होगा वो अपने खेत के साइड में ये चीज भी करेगा ताकि उसको मैन्योर यहीं से मिलता है, इसी को बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। तो मैन्योर कहाँ से मिल रहा है, उसी की फार्म में, उसको कहीं जाना नहीं पड़ रहा खरीदने मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है। रिसाइकलिंग, solid waste is broken down into its constituent simple material. These materials are then used to make new items. इसी को तो रिसाइकलिंग बोलते हैं ना, रीयूज, reduce and recycle. और reuse भी पढ़ लो, a very simple conventional technique of using an item again and again. For example, paper can be reused for making envelopes. ठीक है। और न्यूज़पेपर का तो हम कितना तरह का यूज करते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। अभी तक सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं क्लास में। एक चैप्टर तो छोड़ सकता हूँ आप लोग के लिए, उसमें भी क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं, बस रीड करना है, वो भी 4 पेज मात्र। वो भी ऐसा चैप्टर है जो आप लोग के लिए ही है ना। ठीक है। तो विद दिस अपना सिलेबस खत्म होता है, हम नए साल से रिविजन करें। ठीक है। तो मैं एक रिविजन शेड्यूल बनाता हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज करते जाएंगे और टेस्ट लेते जाएंगे। और टेस्ट का प्रोसेस ना क्यूमुलेटिव टाइप का होगा, पहले एक चैप्टर का रिवीजन, उसका टेस्ट, फिर दूसरे चैप्टर का रिवीजन, 2 का टेस्ट, दोनों का। पर पोर्शन रिड्यूस करते जाऊंगा पिछले चैप्टर का, ताकि आप पिछला चैप्टर भी हर बार रिवाइज करके आओ जब भी आप टेस्ट देने आओगे। 3 चैप्टर हो जाएगा रिवाइज, तो तीनों का एक साथ टेस्ट, इसमें मेजर थर्ड चैप्टर होगा, फिर दोनों बाकी माइनर होगा, ताकि आप लास्ट टेस्ट भी जब दो तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा उसमें, 1 या 2 पर आएगा। समझ रहे। तो आखिरी वाला टेस्ट आपका फुल लेंथ हो जाएगा अपने आप, और उसके बाद फुल लेंथ के 2-3 टेस्ट और रखेंगे, 3 टेस्ट कम से कम सबको देने के लिए। ठीक है ना। देते रहो, मैं बोल रहा हूँ कि तैयारी तो कर ही रहे उसके लिए, तो यहाँ भी करते रहो तैयारी। और 1 घंटे के लिए तो आ सकते हो, उसकी छुट्टी मत मारो रीबोर्ड वगैरह में, 1 घंटा बस निकालना है यहाँ पर। ठीक है। क्या रिविजन ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चलो, थैंक यू।